हो गई ब्रेक? सेटल? क्लास स्टार्ट करें? इसको भर दो अटेंडेंस। अच्छा, सुबह वो हो गया था तुम्हारा प्रैक्टिकल? कर लिया था? स्कोरिंग करी? नोटबुक्स में करी अपने? मैम ने कुछ एक्सप्लेन किया साथ में, ताइबा मैम ने, और कि सिर्फ कैसे करना है, क्या करना है, और कुछ बीडीआई के बारे में समझाया, बताया? हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके ओके, मतलब समझ आ गया ना? उस बंद करो उसको अच्छे से, समझ आ गया ना? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है उसमें बीडीआई में? ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने एंजाइटी डिसऑर्डर्स किए थे, तो टुडे वील डू ओसीडी। इसके बारे में हम पहले भी 2-3 क्लासेस में बात कर चुके हैं, राइट? बट बिफोर वी डू दैट, लास्ट टाइम आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन वन थिंग एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, दैट वाज सोशल एंजाइटी नहीं करा था ना हमने, डिस्कस नहीं किया था ना? तो जस्ट अपने नोट्स में एक ये चीज़, अच्छा तुम्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ाया है बायो में? पढ़ा दिए? गुड। तो जब एंजाइटी डिसऑर्डर्स में जस्ट ऐड अनदर थिंग, आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन दिस लास्ट टाइम। हमने इतने सारे सब टाइप्स किए थे अंडर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, राइट? एगोराफोबिया, पैनिक डिसऑर्डर, सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सेपरेशन एंजाइटी, जीएडी, है ना? तो एक और था उसमें, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एज द नेम सजेस्ट, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज वेयर देयर इज अ फियर ऑफ बीइंग इन सोशल एनवायरनमेंट्स, सोशलाइजिंग विद अदर पीपल। उसमें एग्जैक्टली किस चीज़ का डर होता है? दैट इज ऑफ एम्बैरेसमेंट, एम्बैरेसमेंट, जजमेंट। कभी अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम एगोराफोबिया, बिकॉज दोनों में यू आर स्केर्ड ऑफ गोइंग इन पब्लिक, दोनों में यू आर स्केर्ड ऑफ इंटरैक्टिंग, दोनों में इन एक्सट्रीम फॉर्म्स यू एंड अप बिकमिंग होम बाउंड। होम बाउंड मतलब अपने घर के अंदर ही रहते हो, घर से बाहर निकलना छोड़ देते हो। तो क्योंकि ये दोनों काफ़ी सिमिलर है, यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस इज एगोराफोबिया में देयर इज अ फियर ऑफ, वेरी गुड, एग्जैक्टली, रिमेंबर स्पेसिफिक थिंग्स। डिसऑर्डर्स के क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ओवरलैपिंग और एक दूसरे से सिमिलर होती है, स्पेसिफिक चीज़ें याद रखा करो। एग्जैक्टली एज ही सेड, एगोराफोबिया, प्लेसेस वे यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम, दैट इज आर एगोराफोबिया, एंड दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें इट्स अ फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, फियर ऑफ जजमेंट। अब तुम्हें सपोज एक क्वेश्चन आ गया कि अ पर्सन इज अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एंड ऑप्शन में एगोराफोबिया भी है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर भी, तो कौन सा चूज़ करोगे? वेरी गुड। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पब्लिक प्लेस है, मे बी दिस पर्सन इज अफ्रेड कि अगेन मैं कैसे, नहीं, वहाँ पे द फोकस इज ऑन पब्लिक स्पीकिंग। तो आप ध्यान दो कि किस चीज़ पे फोकस है, पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस है। पब्लिक स्पीकिंग में किस चीज़ का फियर आता है? ऑफ एम्बैरेसमेंट, ऑफ जजमेंट, तो वहाँ पे आता है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब अगेन यू वुड से कि थोड़ा सा तो मतलब कल को आप लोग कभी स्टेज पे जाओगे टू गिव अ स्पीच और एनीथिंग, ऑफ कोर्स थोड़ा सा डर लगता है, थोड़े से हाथ कांपते हैं, थोड़े से
आवाज़ ऐसे डगमगाती है, बट डज दैट मीन यू हैव अ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर? नहीं, दैट्स अ नॉर्मल एक्सपीरियंस कि आप इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने कुछ कहने जा रहे हो, कुछ बोलने जा रहे हो, एक परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है, दैट्स नॉर्मल। बट द डे आपकी सोशल एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आप सपोज़ जैसे फर्दर आप जॉब्स करोगे तो जॉब में कभी प्रेजेंटेशन देना होता है। अब आप सपोज करो यू स्टार्ट क्विटिंग योर जॉब्स कि नहीं यार इस जॉब में मुझे बहुत ज़्यादा ना दे आस्क मी टू एक्सप्लेन PPTs एंड डू दिस एंड डू दैट, आई कांट डू इट, सो यू लीव दैट जॉब, देन यू टेक सम अदर जॉब एंड देन यू रियलाइज़ कि वहाँ पे आपको किसी से तो फ़ोन पे बात करनी पड़ेगी, किसी से तो इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आप कभी जॉब ऐसे अकेले बैठ के तो कर नहीं सकते हो, है ना। सो यू डिसाइड कि नहीं ये भी नहीं करना, यू लीव दैट एज वेल। देन योर फ्रेंड्स कॉल यू कि लिसन लेट्स गो आउट, लेट्स गो वॉच अ मूवी, एंड देन यू कैंसिल इवन दैट कि नहीं व्हाट इफ़ यू नो व्हाट इफ़ मैं जाता हूँ फिर कुछ हो जाता है, व्हाट इफ़ मैं कुछ गलत कह दूँ। सो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग। एंजाइटी का एक सबसे बेसिक चीज़ क्या होती है? एक्सेसिव वरी, एप्रीहेंशन। एक्सेसिव वरी, एप्रीहेंशन। ओवर एनालाइजिंग। दीज आर सम बेसिक फैक्टर्स जो आपको डिफरेंट सब टाइप्स में हमेशा दिखेंगे, बेशक वो GAD हो, सेपरेशन हो, सेलेक्टिव म्यूटिज्म हो, these things would always be present in the person who is experiencing anxiety. ठीक है? And now so that's it. This was one more thing that I needed to add. And because you've done neurotransmitters already, तो आपको क्या लगता है कि listen, तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे होगा जिसमें थोड़ी हमें प्रॉब्लम आ रही होगी? कब पढ़ा था? न्यूरोट्रांसमीटर्स कब पढ़े थे? हाँ, तो कुछ तो याद होगा, वो तो इंटरेस्टिंग क्लास होती है। सो एनी आइडिया? अच्छा कौन से जनरली कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े थे आप लोगों ने? हाँ अच्छा कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन बताई थी, सिर्फ टाइप्स नहीं बताए थे न्यूरोट्रांसमीटर्स के। अच्छा चलो, तो देन वी वोंट डिस्कस दैट इन डिटेल अगर आपको नहीं पढ़ाया। बट हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड सेरोटोनिन? सुना है? कुछ आइडिया है क्या होता है ये? हैप्पी हार्मोन है, ओके। और इफ इट्स अ हैप्पी हार्मोन तो ये क्या चीज़ें रेगुलेट करेगा या किन चीज़ों पे अफेक्ट करेगा? अच्छा, ऑक्सीटोसिन क्या होता है? अच्छा, रिवॉर्ड मैकेनिज्म में ऑक्सीटोसिन आता है। ऑक्सीटोसिन इज एक्चुअली इट्स गुड, इट्स कॉल्ड द कडल हार्मोन एक्चुअली, लव हार्मोन, कडल हार्मोन कह सकते हो आप उसको, बिकॉज दैट इज रिलीज्ड व्हेन अगेन when you're in love, when you are with your friends, when basically you are feeling companionship with somebody, and actual में मतलब वो तब तो रिलीज होता है, बट बायोलॉजिकली, क्योंकि हर न्यूरोट्रांसमीटर का एक बायोलॉजिकल रीज़न होगा। ये तो सोशल रीजंस हो गए ना कि आप किसी फ्रेंड के साथ होते तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, तो यू फील मोर बॉन्डेड विद दैट पर्सन कि हाँ दिस पर्सन इज माई क्लोज फ्रेंड। बट इसका बायोलॉजिकल रीज़न क्या होता है? सो ऑक्सीटोसिन इज एक्चुअली रिलीज्ड because it helps in labor contractions. जब when a woman goes into delivery तो labor contractions कैसे होंगे तब? निया, तो आप देख रहे हो कि बायोलॉजिकल रीज़न इवन फॉर कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप, बायोलॉजिकल रीज़न इसका क्या होता है? टू हैव अ फैमिली, टू रिप्रोड्यूस, है ना। तो उससे कनेक्ट करके क्या हुआ? लेबर कॉन्ट्रैक्शंस। सो ऑक्सीटोसिन इज अनदर हार्मोन, इट्स कॉल्ड द लव हार्मोन। सेरोटोनिन इज कॉल्ड द हैप्पी हार्मोन। इट बेसिकली रेगुलेट्स योर मूड, it regulates your appetite, sleep, mood, appetite, sleep. तो बेसिक थिंग्स जो अगर आपकी लाइफ में बढ़िया चल रही है तो आप जनरली खुश रहोगे। इन तीनों में से कुछ भी खराब होगा तो यू वोंट बी दैट हैप्पी। सो सेरोटोनिन इज वन न्यूरोट्रांसमीटर। एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स में क्या आपको लगता है सेरोटोनिन का क्या रोल होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। सेरोटोनिन वुड बी लेस, सेरोटोनिन वुड बी लेस तो हमारा मूड डिसरेगुलेटेड होगा।
ठीक है, हमारा मूड डिसरेगुलेटेड होगा, हमें इतना अच्छा फील नहीं होगा. देयर इज अनदर न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड GABA. हैव यू हर्ड ऑफ इट? नहीं. सो बेसिकली GABA आपके बॉडी का एक आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स आइदर एक्साइटेटरी होते हैं या इनहिबिटरी होते हैं. या तो उनका इफेक्ट ऐसा होगा कि आपने साइनेप्टिक ट्रांसमिशन पढ़ा है ना, कि वो टर्मिनल बटन से रिलीज होता है एंड रिसेप्टर साइट में जाके अटैच होता है. तो जब वो रिसेप्टर साइट में जाके अटैच होता है, या तो वो उस अगले वाले न्यूरॉन को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करेगा या बहुत ज़्यादा इनहिबिट करेगा. इनहिबिट मतलब समझ रहे हो, रिस्ट्रिक्ट करेगा, स्लो डाउन करेगा, कम करेगा. जैसे अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल से क्या होता है? लिवर न्यूरोट्रांसमीटर्स में बताओ क्या होता है? एनी आइडिया? अच्छा, अल्कोहल, व्हेन समबडी टेक्स अल्कोहल तो जनरली उनको कैसा फील होता है? हाँ, अच्छा फील होता है. और क्या फील होता है? रिलैक्स्ड. कहते हैं ना कि ओ थोड़ी दारू पी लो, रिलैक्स फील करोगे. रिलैक्स फील होता है, स्लो फील होता है. तो क्या कर रहा है वो? एक्चुअली आपकी बॉडी को इनहिबिट कर रहा है. जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपके दिमाग में, बॉडी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चल रही है, उसको स्लो डाउन कर रहा है. तो दैट्स एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. GABA जो है आपका सबसे बिगेस्ट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. अब जैसे बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स कुछ ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर न्यूरॉन्स में जाके वो एक्साइटरी काम करते हैं, कुछ में जाके इनहिबिटरी काम करते हैं, कुछ में जाके वो किसी और के साथ अटैच होकर उनका रिएक्शन और ज़्यादा करते हैं. तो यूजुअली सब डिफरेंट तरह के होते हैं, बट GABA इज़ वन विच इज़ कम्प्लीटली इनहिबिटरी. ओके, एंड GABA इज, आपको लगेगा सेरोटोनिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स, एंड इट इज़, इट डेफिनेटली इज़, बट the most important neurotransmitter when we are talking about anxiety disorder is GABA. Can you think why? मतलब लॉजिकली सोचो कि GABA एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो वो एंजाइटी में उसका क्या रोल है? हाँ, करेक्ट. तो हमारा GABA क्या होगा? कम होगा कि ज़्यादा होगा एंजाइटी डिसऑर्डर में? वेरी गुड. GABA कम होगा, तभी हमारे देयर इज अ लॉट ऑफ overthinking, sorry, there's a lot of overthinking, over analyzing happening, क्योंकि आपको कुछ मतलब इनहिबिट नहीं कर रहा, कंट्रोल नहीं कर रहा. तो दैट मीन्स GABA जो है आपका बहुत कम है, GABA इज लो. तो कभी आपको क्वेश्चन आया कि इन एंजाइटी डिसऑर्डर विच न्यूरोट्रांसमीटर प्लेज द बिगेस्ट रोल, सेरोटोनिन बीइंग लो या GABA बीइंग लो, तो आप क्या बोलोगे? GABA. वेरी गुड. सो विद दैट वी कंप्लीट एंजाइटी डिसऑर्डर्स. और इसमें कुछ नहीं है, बाकी आपको लास्ट टाइम हमने सब कुछ पढ़ा दिया था. अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि देयर वर डिफरेंट सीरीज ऑफ DSM, है ना? अभी मुझे खुद याद नहीं आ रही. ग्लूटामेट, अमीनो समथिंग ऐसे, रुको बताती हूँ, बता देती हूँ, मुझे भी खुद याद नहीं आ रहा. It's something glutamate, something acid. अच्छा नहीं, गामा अमीनोबुटायरिक. हाँ, GABA is गामा अमीनोबुटायरिक एसिड. ठीक है, गामा अमीनोबुटायरिक एसिड. ग्लूटामेट इज अनदर. जैसे GABA सबसे हमारे सिस्टम में इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट इज एक्साइटेटरी, वो सबसे बड़ा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. ये सब आपको बायोसाइक में पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे. यहाँ तक के लिए सिर्फ इतना रेलेवेंट था हमारे लिए. ठीक है, एंड विद दैट एंजाइटी डिसऑर्डर इज डन. हमने जब DSM कर रहे थे तो वी डिड डिस्कस ना कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट वो सीरीज निकली. DSM-4 निकला, 4 TR आया, फिर 5 आया, 5 TR आया, 5 आया 2013 में, 5 TR आया अभी 2022 में. तो पहले क्या होता था कि जो OCD का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड. तो पहले क्या होता था,
अप टिल DSM-4 TR OCD जो था इट वॉज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो जितनी हमने पूरी लिस्ट करी उसमें एक OCD भी होता था, एंड उसमें ये उनकी लॉजिक था कि इन OCD ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी अबाउट सर्टन थिंग, एंड उस एंजाइटी की वजह से देन वी डू सम रिचुअल्स, कुछ कंपल्शंस, कुछ एक्ट्स हम करते हैं। बट देन विद मोर रिसर्च और लोगों ने पढ़ा समझा, केस स्टडीज़ की, एंड उसके बाद इन DSM-5 TR वी गेव OCD अ न्यू कैटेगरी। अब OCD एंजाइटी के अंदर नहीं आता है, इट्स अ होल न्यू कैटेगरी इन इटसेल्फ। अब जैसे हमने एंजाइटी के अंदर डिफरेंट सब टाइप्स पढ़े थे, हम OCD के अंदर काफ़ी सारे सब टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्या OCD कैटेगरी, इसमें कितने कितने डिफरेंट तरह के OCDs होते हैं। बट फर्स्ट बेसिक्स, OCD के दो पार्ट्स होंगे ऑब्वियसली, एक होगा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दो पार्ट्स होंगे, क्या होंगे? ऑब्सेशन होगा, दूसरा कंपल्शन होगा। वेरी गुड। तो ऑब्सेशन क्या होता है? वेरी गुड। अगेन रिमेंबर द वर्ड प्रीऑक्यूपेशन। प्रीऑक्यूपेशन विद अ सर्टेन थिंग। और क्या होगा? सिर्फ ऑब्सेशन नहीं होता, पर मतलब ऑब्सेशन में सिर्फ हम एक चीज़ के बारे में सिर्फ सोचते नहीं है, उससे कुछ और चीज़ अटैच हो जाती है, एक बिलीफ अटैच हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समबडी हु हैज़ एन ऑब्सेशन अबाउट क्लीनलीनेस, ठीक है, तो इट्स नॉट जस्ट कि दे थिंक कि मुझे हाथ बार बार साफ रखने हैं, दैट इज़ वन पार्ट, दैट इज़ द प्रीऑक्यूपेशन विद बीइंग क्लीन, हैंड्स बीइंग क्लीन, हैंड्स नॉट हैविंग एनी जर्म्स। साथ साथ में क्या होता है, अक्सर दे स्टार्ट हैविंग इरैशनल बिलीव्स विच आर लाइक कि आप सोचोगे कि अच्छा मेरे हाथ गंदे हो रहे, अगर मैंने हाथ दिन में 10 बार साफ़ नहीं करे तो मेरे फ्रेंड को कोई मार देगा, या फिर हाँ दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ OCD जो पीपल डोंट नो। हम सिर्फ वो कि हाथ 10 बार धोने हम उतने तक ही सोचते हैं, बट अनदर बिग पार्ट ऑफ OCD इज़ हैविंग इरैशनल बिलीफ रिलेटेड टू इट। जैसे कि सम पीपल हैव दिस कि बिल्कुल सीधी सीधी लाइन में चलना है, बॉक्सेस में चलना है, बॉक्स इधर उधर टच नहीं करना, नॉट द काइंड ऑफ गेम्स जो आप लोग खेलते हो या हम में से जनरली वैसे नहीं। इट्स वेरी इंटेंस, अगेन टू द पॉइंट कि आई शुड नॉट टच एनी ऑफ द बॉक्स, इफ़ आई डू तो मेरे साथ में जो चल रहा है उसको कार आके ठोक देगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे समटाइम्स मदर्स हैव दिस, एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग जनरल वरी तो होती है, एक्सट्रीम की बात करते हैं कि व्हेन देयर किड्स एट स्कूल तो वो कॉन्स्टेंटली रिसेप्शन पे फ़ोन करेंगी, कई बार खुद जाके स्कूल ही चले जाएंगी, 3-4 चक्कर मारेंगी, एंड देन दे फील कि अरे अगर मैं ये नहीं करूँगी, अगर मैं उन पर चेकअप नहीं करूँगी तो कुछ हो जाएगा। जैसे US में यू हर्ड ऑफ स्कूल शूटिंग्स, सुनना है? अमेरिका में काफ़ी स्कूल शूटिंग्स होती हैं, हैव यू हर्ड ऑफ इट? सो बेसिकली वहाँ पे गन लॉज जो होते हैं, वो वहाँ पे गन लॉज थोड़े ना लूज़ है, हमारे जैसे बहुत स्ट्रिक्ट लॉज है रिगार्डिंग ओनिंग गन्स, तो वहाँ पे बहुत लूज लॉज है, तो उसकी वजह से अलॉट ऑफ पीपल ओन गन्स, एंड व्हाट हैज़ हैपेंड कि अलॉट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ सम रीज़न और दी अदर, मे बी ऑल्सो मेंटल इशूज़, दे टेक गन टू स्कूल एंड दे स्टार्ट फायरिंग, शूटिंग, एंड ये बहुत कॉमन चीज़ है वहाँ पे। तो US में, अमेरिका में हैविंग स्कूल शूटिंग इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। नाउ बिकॉज ऑफ दैट देयर आर लॉट ऑफ मदर्स who have now developed, अब आप देख रहे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि कोई भी डिसऑर्डर होता है उसका एक सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट भी होता है, सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं होता है। तो आप सोचो कि ऐसी कंट्री में या कोई ऐसा एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे स्कूल शूटिंग्स बहुत ज़्यादा हुई है, तो वहाँ पे मदर्स डेवलपिंग दिस सॉर्ट ऑफ एन OCD, डज इट मेक सम सेंस कि वो कहाँ से आ रहा है, किस वरी से आ रहा है? बस डिफरेंस ये है कि वो वरी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो चुकी है। So it's not just limited to them constantly worrying about it and going to school. They feel कि अगर मैं दिन में 10 बार या 5 बार अपने बच्चे के स्कूल में नहीं जाऊंगी उसे कुछ हो जाएगा, he'll die, I have to do this. It's not about I want to do this, remember I have to do this. It's a compulsion. तो compulsion किसी भी चीज़ होने के लिए एक irrational belief होना चाहिए। जैसे कि इन माई इंटर्नशिप देयर वाज समबडी
हु सेड कि अगर वो रात को एटलीस्ट 27 टाइम्स, नाउ 27 इज सच अ रैंडम नंबर, ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, बट एवरी नाइट अगर वो 27 टाइम्स अपना वो डोर जो चुटकी नहीं होती है ना, डोर नॉब होता है, उसको 27 टाइम्स खोलेंगे बंद ऐसे नहीं करते, तो दे आर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज दे आर कन्विंस्ड, 100% दे आर कन्विंस्ड कि अगर मैंने 27 टाइम्स ये चीज़ नहीं करी, मेरे बच्चों को कोई किडनैप कर लेगा। तो दैट इज़ एन इरैशनल बिलीफ, ठीक है, इसका कुछ बेसिस नहीं है एंड इसमें कुछ आप उनको समझा नहीं सकते, वो बस है। तो दैट इज़ अनदर पार्ट ऑफ ऑब्सेशन, प्रीऑक्यूपेशन, वरिंग एंड इरैशनल बिलीफ। बिकॉज ऑफ ऑब्सेशन देन कम्स कंपल्शन। कंपल्शन क्या हुआ, वो तो अभी तो समझाया, ऑब्सेशन हुआ वो, हाँ, नेसेसिटी, हाँ, नेसेसिटी ऑफ डूइंग समथिंग, हाँ, ठीक है। तो कंपल्शंस बिकम अ रिचुअल एक्ट। जैसे कि मतलब इट्स नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल, बट जैसे हम पूजा करते हैं तो पूजा का एक प्रॉपर सिस्टम होता है ना, कि या फिर कुछ भी आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो तो आप एक प्रॉपर आपका सिस्टम होता है कि पहले मैं ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, इट्स कॉल्ड तभी इट्स कॉल्ड अ रिचुअल। इट्स अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ डूइंग समथिंग एंड आप कभी उसको आगे पीछे उल्टा सीधा नहीं करते बिकॉज यू फील कि दैट्स नॉट द राइट वे टू डू इट एंड इफ़ यू डोंट डू इट द करेक्ट वे तो उसका कुछ हार्म हो सकता है, मतलब अच्छा तो कुछ नहीं होगा, हार्म बेशक और हो जाएगा। तो रिचुअल इज़ अ प्रॉपर एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग द करेक्ट वे एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन कंपल्शन, कि आपका जो भी बिलीफ है, जो भी ऑब्सेशन है, अब अगर आप किसी चीज़ के बारे में इतना वरी कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा आपके अंदर एंजाइटी हुई, इस बारे में वरी हुई, बॉडी टेंशन में आ गई, एक टेंस स्टेट में आ गया आपका माइंड, आपकी बॉडी, सब कुछ है ना। अब उसको रिलीज़ करने के लिए आपकी बॉडी ने एक ऐसा कोपिंग मैकेनिज्म कर लिया है कि यू विल डू सम सॉर्ट ऑफ एक्ट, यू विल डू सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल, कि वो करने से आपका बिलीफ जो है वो ठीक हो जाएगा। आपका बिलीफ जो है वो मतलब आपको जिस चीज़ की वरी हो रही है वो वरी कम हो जाएगी। अगर आपको वरी ये है कि माई चिल्ड्रन आर नॉट सेफ, दे आर नॉट सेफ, दे आर नॉट सेफ, इस ऑब्सेशन को एक कंपल्शन ठीक करता है, एक वरी इस वरी को एक एक्ट कम करती है, दैट इज कॉन्स्टेंटली 10 टाइम्स गोइंग टू द स्कूल। द ऑब्सेशन इज दैट माई डोर इज नॉट लॉक, माई डोर इज नॉट लॉक, माई डोर इज नॉट लॉक, आई एम नॉट सेफ। तो इसका कंपल्शन क्या हुआ, 27 टाइम्स। अब नाउ यू आर्बिट्रेरीली डिसाइडेड, मतलब अपने आप से डिसाइड, कोई इसका सर पैर नहीं है, यू डिसाइड कि 27 टाइम्स आई हैव टू चेक इट, ओपन क्लोज, यू हैव टू डू दैट, दैट बिकम्स व्हाट, अ कंपल्शन, ठीक है। तो ये दो पार्ट्स हैं OCD के दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। नाउ there is another thing called egosyntonic and egodystonic, सुना है कभी? So basically आपके जो disorders होते हैं, जब आप और इन डेप्थ में सारे disorders पढ़ोगे तो हम उनकी ना डिमार्केशन करते हैं, उनको हम कैटेगराइज करते हैं। कुछ को हम egosyntonic कहते हैं। जैसे आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पढ़ोगे तो देयर इज ऑल्सो एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो ईगोसिंटोनिक होता है एंड ये ईगो डिस्टोनिक होता है। व्हाट दिस बेसिकली मीन्स इज कि ईड ईगो सुपर ईगो पढ़ा था ना आपने, तो ईगो बेसिकली रेफर्स टू योर सेल्फ, है ना, योर सेंस ऑफ सेल्फ, एंड वो ईड और सुपर ईगो के बीच में मीडिएट करता है। बट अभी इसमें फोकस जस्ट ऑन योर सेंस ऑफ सेल्फ। तो ईगो मतलब सेल्फ, डिस्टोनिक बेसिकली मीन्स कि आपका जो अपने बारे में आइडिया है, अपने बारे में जो बिलीफ है, हाँ, सो ईगो डिस्टोनिक इज बेसिकली आपका जो अपने बारे में बिलीफ है, अपने बारे में आइडिया है, कुछ चीज़ उससे मेल नहीं खाती है, इसको एक और चीज़ कहते हैं ईगो एलियन। आई थिंक ये ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करेगी। मतलब कोई आप ऐसी चीज़ जो एलियन मतलब आउटसाइड, मतलब एलियन मींस आउटसाइड ऑफ अर्थ, नॉट प्रेजेंट ऑन अर्थ, डिफरेंट टू अस, है ना। तो अब ईगो एलियन सेल्फ से जो चीज़ एलियन हो, मतलब सेल्फ से रिलेटेड नहीं हो, सेल्फ के बाहर हो, सेल्फ से कोई उसका लेना देना नहीं हो, तो उसको हम ईगो एलियन कहेंगे। तो एनी थॉट विच यू कैन अंडरस्टैंड एज अ पर्सन कि ये मेरी अपनी थॉट नहीं है, द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, आई डोंट हैव सच अ बिहेवियर कि आई हैव दिस थॉट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल पीपल हु आर डिप्रेस, दे आर ऑल्सो, दे हैव द डिसऑर्डर्स ईगो डिस्टोनिक. उनको इस चीज़ का आइडिया होता है कि आई हैव डिप्रेशन एंड आई एम फीलिंग वेरी सैड, लो, एंड देन जो भी उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सपोज कि nobody has ever loved me, nobody cares about me, nobody cares if I die, तो वो तो थॉट आ रहा है, बट दे ऑल्सो हैव दैट रियलाइजेशन या इनसाइट. आप साइकोलॉजी में पढ़ते हो ना, इनसाइट, खुद के बारे में आइडिया होना. दे हैव द इनसाइट कि ये जो थॉट है इट्स नॉट एक्चुअली मी, ये कहीं बाहर से ये थॉट आ रही है. दरवाज़ा बंद. तो ईगो डिस्टोनिक इज बेसिकली दैट कि आपको इस चीज़ का आइडिया है कि ये जो भी थॉट है, ये जो भी बिहेवियर है, इट्स नॉट एक्चुअली मी. मेरी जैसी पर्सनैलिटी है, मैं अपने बारे में जो सोचता हूँ उससे इस चीज़ का लेना देना नहीं है. सो समबडी विद एन OCD इज बेसिकली एन ईगो डिस्टोनिक डिसऑर्डर. एनीवन हु हैज़ एन ऑब्सेशन विद समथिंग, जैसे इवन द मदर जिसका हमने एग्जाम्पल लिया, हु हैज़ टू चेक कि उनका बच्चा इज सेफ और नॉट, शी रियलाइजेज कि ये जो मेरी थिंकिंग है ये है थोड़ी एक्सट्रीम, ये है इरैशनल. उनको इस चीज़ के बारे में पता है. द प्रॉब्लम इज़ कि दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट, बट दे हैव द इनसाइट. आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर जब पढ़ोगे तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है दैट इज़ ईगो सिंटोनिक. सिंटोनिक मतलब कि देर इज़ नो डिफ्रेंसिएशन. यू थिंक कि जो भी थॉट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, वो दे आर पार्ट ऑफ योर सेल्फ. सो समबडी हु बिहेव्स इन अ सिमिलर मैनर बट दे डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन इट, दे वॉन्ट इवन कम टू यू एज अ साइकोलॉजिस्ट कि हाँ आई हैव सम. नहीं, ऐसे ही होता है, ऐसे ही करना चाहिए. 27 टाइम्स अगर मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ, बंद कर रही हूँ, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल. तो दैट इज़ कॉल्ड ईगो सिंटोनिक कि आपका जो बिहेवियर है वो आपकी पर्सनालिटी से मेल खाता है, आपको ये लगता है कि इट मेक्स सेंस. एंड डिस्टोनिक इज़ कि यू फील दैट इट्स एलियन टू यू, इट्स नॉट रिलेटेड टू यू, इट इज़ इरैशनल एंड यू रियलाइज कि इट इज़ इरैशनल, बस यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट. सो दैट इज़ ईगो डिस्टोनिक. OCD बेसिक समझ आया? एनी डाउट? ओके. तो अब विल डू सम सब टाइप्स ऑफ इट. कुछ गेस कर सकते हो क्या हो सकते हैं OCD के फर्दर टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स? एनी आइडिया? नन? एक भी नहीं? अभी हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे थे सिमेट्री, एक और होता है शायद. सो OCD में बेसिकली हाँ प्योर हो. वी हैव दीज टाइप्स. कंटामिनेशन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए. कंटामिनेशन इज बेसिकली क्लैनली, मतलब कंटामिनेशन इज गंदगी, पर इसमें ऑब्सेशन इज विद क्लैनलीनेस. कंटामिनेशन मतलब कुछ चीज़ गंदी हो जाना, खराब हो जाना. कहते हैं ना कंटामिनेटेड वाटर, वाटर पोल्यूशन में पड़ा होगा, सीवेज वाटर, कंटामिनेटेड वाटर मतलब जो खराब है. तो वन इज कंटामिनेशन, दिस इज द मोस्ट कॉमन. ठीक है. इंट्रूसिव थॉट्स से डू यू अंडरस्टैंड समथिंग? अच्छा पहले सिमिट्री कर लेते हैं. कंटामिनेशन, देन देयर इज सिमिट्री. सिमिट्री इज बेसिकली कि हर चीज़ एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए. मूवीज़ में कभी कभार दिखाते हैं ना कि कोई कॉन्स्टेंटली ऐसे टेबल सही करता रहता है, बुक सीधी, ये सीधी, वो सीधी, है ना. हर चीज़ जगह पे होनी चाहिए, बिल्कुल इधर से उधर नहीं होनी चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड सिमिट्री. दैट्स अनदर सब टाइप ऑफ OCD. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड प्योर O. प्योर O इज़ बेसिकली इट इज़ रिलेटेड टू इंट्रूसिव थॉट्स ओनली. सिमिलर है ये दोनों चीज़ें. प्योर O इज़ बेसिकली जहाँ पे प्योर O इज़ प्योर ऑब्सेशंस, जहाँ पे आपकी कोई कंपल्सिव एक्ट नहीं है, यू आर नॉट एक्टिंग आउट ऑन एनीथिंग, बट देयर इज़ अ constant obsession with a certain thing.
आप कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के बारे में वरी कर रहे हो, सोच रहे हो, आपके सारी कॉन्वर्सेशन उस चीज़ से रिलेटेड है, वही चीज़ आपको दिमाग में प्रिडोमिनेट कर रही है, आप कुछ और कर नहीं पा रहे हो. बस द ओनली डिफरेंस इज कि यू आर नॉट एक्टिंग आउट ऑन इट. आप कोई कंपल्सिव एक्ट में एंगेज नहीं कर रहे हो, आप बस कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के बारे में ऑब्सेस कर रहे हो. तो दैट इज कॉल्ड प्योरो. इंट्रूसिव थॉट्स, हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म इंट्रूसिव? बताओ. नॉट एग्जैक्टली. एनी अदर आइडिया? अच्छा, सो ऐसा कभी हुआ है कि सामने आपके एक छोटा सा बच्चा हो, बेबी, एंड यू लाइक कि मैं इसको थप्पड़ मार दूँ? तो आती है ना कि मैं इसको थप्पड़ मार दूँ तो? या फिर आप तुम में से कोई ड्राइव करता है, स्कूटी, कार, कुछ भी, तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि अरे मैं सामने वाले की गाड़ी ठोक दूँ तो, मैं एकदम, या फिर अगर आप किसी ब्रिज पे हो तो मैं स्कूटर को एकदम साइडवेज ले जाऊँ तो, नेगेटिव, ब्रिज से साइड हो जाए, है ना. तो कभी कभार एकदम रैंडम, जैसे कि चाकू से कुछ सब्जी काटूँ, मैं हाथ काट लूँ तो, रैंडम. कभी कभार ऐसे एकदम से फटाक थॉट आता है, मतलब आप सोच भी नहीं रहे हो उस चीज़ के बारे में. हाँ, क्या बोल? अच्छा, हाँ. तो बेसिकली तो यहाँ जो भी चीज़ें ये एकदम रैंडमली आती है ना. तो ये जो थॉट्स आती हैं एकदम रैंडमली आती हैं, आउट ऑफ द ब्लू आती है. आप बैठ के सोच नहीं रहे थे कि हाँ चाकू से हाथ काटूंगा तो क्या हो, नहीं, एकदम से याद आती है ना. एंड कभी कभार जैसे ये थॉट आती है, तो जैसे हमने कहा कि कोई छोटा बेबी है, नहीं कि थप्पड़ मार दो, तो देन वैसे यार, हाँ हाँ हाँ, चलो अब हमने समझ लिया ना कि क्या है ऐसी थॉट्स. पर जब ऐसी थॉट्स आती है तो एक सेकंड के बाद ऐसा भी लगता है यार शिट, मैं कितना बुरा इंसान हूँ मैं यार, ऐसे कौन सोचता है कि बच्चे को मार दूंगा. या फिर अगर जैसे हाथ काटने वगैरह, तो हम लोग यार मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ एकदम से, है ना. तो एकदम से देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट कि ये ऐसी थॉट्स मुझे आ क्यों रही है. तो दिस इज काइंड ऑफ नॉर्मल. अरे अरे कहाँ से इधर उधर थोड़ा शोर आ रहा है. हाँ हाँ, किसको? अच्छे, हाँ, पर अभी हम अच्छे थॉट्स से किसी को कभी खराब तो फील नहीं हुआ है ना. अच्छे थॉट से यू जस्ट लाइक इट, यू थिंक वाओ आई एम सच ए नाइस पर्सन. या फिर कोई और अच्छी थॉट हो तो आप डे ड्रीम करते हो, उससे कुछ हार्म थोड़ी ना होता है आपको. हम तभी नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात करें यार, थोड़ा सा प्लीज़. सो इंट्रूसिव थॉट्स आर बेसिकली, यार मत करो प्लीज़ प्लीज़. तो हैविंग दीज थॉट्स आर कॉल्ड इंट्रूसिव. इंट्रूसिव का मतलब, इसका लिटरल मतलब यही होता है. कोई हैव यू हर्ड ऑफ द टर्म इंट्रूडर? इंट्रूडर मतलब एकदम से कोई अंदर आ जाए, घुसपैठिया. तो बेसिकली इंट्रूसिव थॉट्स हुए कि दीज थॉट्स आर लाइक घुसपैठिया. आप वेट नहीं कर रहे थे, आप इनके बारे में सोच नहीं रहे थे, एकदम से जो दिमाग में आ गई, ठीक है, सडन, एकदम से. तो दैट्स कॉल्ड इंट्रूसिव थॉट्स. एंड ऑल ऑफ अस डू हैव इंट्रूसिव थॉट्स सम टाइम और द अदर, ठीक है. एंड दैट्स ओके, दैट्स नॉर्मल, होता है. एज इज रिलेटेड विद एवरीथिंग इन साइकोलॉजी, सारी चीज़ें एट सम लेवल नॉर्मल हैं, सबको होती है. ऑब्सेशंस भी किसी चीज़ के बारे में कभी कभार होते हैं. हमेशा डिसऑर्डर तब बनता है व्हेन इट बिकम्स डिसफंक्शनल, व्हेन इट बिकम्स एक्सट्रीम. सो इंट्रूसिव थॉट्स एक्चुअली आर वेरी, देखो हमें एक बार भी आती है तो कभी कभार काफ़ी मन खराब हो जाता है उसके बारे में, ठीक है. बट सोचो किसी को अगर बहुत ज़्यादा आए और कॉन्स्टेंटली आए और बहुत विविड आए, मतलब कि सिर्फ उनको ये थॉट नहीं आ रहा कि मैं बच्चे को मारूं, बट दे कैन एक्चुअली इमेजिन, मतलब उनके दिमाग में से इमेजेस आ रही हैं कि वो बच्चे को बहुत बुरी तरह से मार रहे हैं, बहुत क्रूअल तरीके से मार रहे हैं. तो उनके लिए तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर इट्स अ ईगो डिस्टोनिक डिसऑर्डर. तो वो एक्चुअली में ये नहीं सोच रहे, वो एक्चुअली में चाहते नहीं है करना. हम में से कोई ये चीज़ें करना नहीं चाहता, रैंडमली ये थॉट आता है ना. अब इमेजिन किसी को ये बार बार आए, बहुत डिटेल में आए, बहुत ज़्यादा आए, बहुत इंटेंसिटी के साथ आए, एंड जैसे कि हमें ये थॉट आता है तो हम 2 सेकंड ऐसे करते हैं, चला जाता है, देन वी आर एबल टू मूव ऑन. बट सोचो कि आप आंखें बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, कॉन्स्टेंटली वो आए जा रहे, बैक टू बैक बहुत सारी ऐसी थॉट्स आ रही है. तो दैट वुड बी सो डिस्टर्बिंग फॉर यू, है ना. इट वुड बी वेरी, मतलब एक तो खुद के बारे में यू विल फील रियली बैड, यू विल फील अ लिटिल डिसगस्टेड,
यू विल नॉट फील दैट गुड। एंड अदरवाइज भी अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो एकदम से आप सपोज अगर आप कोई ड्राइव ही कर रहा है एंड इतनी ज़्यादा ये थॉट्स आने लग जाए तो डू यू थिंक दे विल बी एबल टू एक्चुअली ईजिली ड्राइव? नहीं ना, 2 सेकेंड गाड़ी साइड करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ इंट्रूसिव थॉट्स एज अ डिसऑर्डर तब बनती है जब ये बहुत ज़्यादा विविड, बहुत इंटेंस एंड रिकरेंट। Vivid, intense and recurrent, and they are usually aggressive and intrusive thoughts are usually aggressive in nature or they are sexual in nature. ठीक है, aggressive as in again आप बहुत extreme level की violent चीज़ें आपके बार बार दिमाग में आने लगती है, images दिमाग में आने लगती है, and sexual as in कि बहुत ही inappropriate sexual चीज़ें आपके दिमाग में आने लगती है which make you feel very uncomfortable. ठीक है, दे हैव टू बी वेरी इनअप्रोप्रिएट एंड दे हैव टू बी वेरी आउट ऑफ द प्लेस। ठीक है, तो दैट इज वाई देयर इंट्रूसिव थॉट्स कि आपको दे आर नॉट मेकिंग यू फील गुड एट ऑल। डोंट एवर थिंक एनी इंट्रूसिव थॉट कैन बी गुड। इट्स ऑलवेज बैड, इट्स ऑलवेज हॉरिबल, इट्स ऑलवेज डिसऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो दैट इज दीज 4 सब टाइप्स ऑफ OCD। ठीक है, हाँ, प्योरो is pure obsessions. Obsession. Obsessions. Pure is only obsessions, no rituals. ठीक है, आप कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के बारे में वरी कर रहे हो बट यू आर नॉट एक्टिंग ऑन इट। यूजुअली हम OCD में एक एक्ट भी करते हैं ना कि अगर जर्म्स हाथ गंदे तो हम धोते भी है हाथ, बट इसमें इमेजिन कि जस्ट कॉन्स्टेंटली ऑब्सेसिंग ओवर इट, आप कुछ एक्ट नहीं करो, आप हाथ धो नहीं रहे हो बार बार, ओनली थॉट्स। ठीक है, सो दैट दीज आर द 4 सब टाइप्स अंडर OCD ना। इसी कैटेगरी में OCD की कैटेगरी में 2 और चीज़ें आती हैं। ट्राइकोटिलोमेनिया एंड एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर, सुना है कभी इनका नाम? ट्राइकोटिलोमेनिया एंड एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर। सो ट्राइकोटिलोमेनिया इज कि हैव यू हर्ड, मतलब कहते हैं ना कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस था उसने अपने बाल पकड़ लिए, हम कहते हैं ना। या फिर कभी जैसे आप व्हाट्सएप पे जिफ्स भेजते हो तो व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड यू सेंड जिफ्स, ऐसे कि ऐसे सर पकड़ा हुआ भेजते हो ना ऐसे, तो रिलेटेड टू दैट ट्राइकोटिलोमेनिया इज बेसिकली अ डिसऑर्डर जहाँ पे यू एक्चुअली स्टार्ट प्लकिंग योर हेयर। आपकी एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द ऑब्सेशंस, बिकॉज ऑफ द वरिंग दैट यू आर डूइंग कि आप ऑब्सेसिवली कंपल्सिवली अपने बाल निकालने लग जाते हो। हाँ, माइग्रेन नहीं, माइग्रेन इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो माइग्रेन इज मतलब इट्स बेसिकली हेडेक ना, इंटेंस हेडेक एंड ऑल्सो कॉजेज वॉमिटिंग, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब 2 चीज़ें को एग्जिस्ट करती है, बट माइग्रेन की वजह से ये और इसकी वजह से वो, हाँ हो सकता है, दैट्स कॉल्ड कोमॉर्बिडिटी। हाँ है तो हेडेक, देखो कर तो कोई भी 2 डिफरेंट चीज़ें हमेशा को एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, बट हम साइकोलॉजी में ये देखते हैं कि कोई कभी कभार सिर्फ एक इंसान को ट्राइकोटिलोमेनिया और हेडेक है, तो वी वोंट से ना कि इट्स द नॉर्म कि ऐसा ही होता है कि ट्राइकोटिलोमेनिया हुआ तो हेडेक होगा तो ये भी होगा। किसी एक को हुआ तो हम उसको वैसे ट्रीट करेंगे, बट जहाँ पे जो चीज़ें बहुत कॉमनली एग्जिस्ट करती है जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी है, ये कोमॉर्बिड है, ये यूजुअली इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम उनको एज कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। बट हेडेक एंड ट्राइकोटिलोमेनिया आर नॉट कोमॉर्बिड टू इच, दे कैन एग्जिस्ट, बट ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि 60% चांस है कि हमेशा दोनों साथ ही हो। हाँ, वो डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। सो ट्राइकोटिलोमेनिया इज बेसिकली पुलिंग ऑफ योर ओन हेयर एंड नॉट जस्ट फ्रॉम हेड, ऑल्सो आई लैशेस। एंड इट्स नॉट जस्ट कि आपने 1 या 2 बाल खींच दिए, नहीं, पीपल हैव बॉल्ड पैचेस, मतलब सर के यहाँ पे प्रॉपर एकदम बॉल्ड पैच है, वहाँ पे एक भी बाल नहीं है।
आई लैशेस सारी चली गई। आई लैशेस क्योंकि ग्रो करने में भी बहुत टाइम लगाती है, तो देर आर नो आई लैशेस लेफ्ट, यू जस्ट कीप प्लकिंग इट। आपको इतनी मतलब अपनी टेंशन में, वरी में आप ये एक्ट करने लग जाते हो। इसको इस चीज़ से रिलेट करो कि देयर इज अ वरी एंड देन देयर इज एन एक्ट। वरी थॉट्स, एक्ट इज पुलिंग ऑफ हेयर। So that is trichotillomania, hair pulling. So similar to trichotillomania, excoriation disorder is कि यू स्टार्ट पिकिंग ऑन योर स्किन, मतलब स्किन को ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कुछ लोग नेल्स अपने करते रहते हैं ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो आप सोचो कुछ लोग अपनी स्किन के साथ ऐसे करने लग जाए, नॉट इतना कि ऐसे थोड़ा बहुत पिंच करा, नहीं, दे एंड अप ऐसे पूरी स्किन ऐसे उधेड़ने लग जाते हैं, ऐसे पूरा खून 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 हो जाता है। इट्स एन एक्सट्रीम लेवल कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी स्किन को ऐसे 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 करे जा रहे हो, आप खुद को इतने सारे वो छोटे छोटे कट्स दे रहे हो, खून बहने लग जाता है। आप हैव यू सीन ना, जब स्किन थोड़ी सी उधड़ती है तो नीचे से वो पिंकिश सी एक लेयर होती है स्किन की। अब सोचो किसी का आर्म पे बस वो पिंक 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 ही है, बिकॉज वो सारी स्किन ऐसे ऐसे करके, तो दैट्स कॉल्ड एक्सको। हाँ, इफ समबडी डज दैट अ लॉट, मतलब तो इट इज़ अ मतलब, हाँ हाँ, डिपेंड। अब देखो, ठीक है, साइकोलॉजी तो पढ़ा है, अब आपने आप अच्छा सुनो, अब सवाल पूछा है तो आप लोगों ने साइकोडायनेमिक थ्योरी पढ़ी है ना? तुम लोगों ने पढ़ी है साइकोडायनेमिक थ्योरी? पढ़ी तो है, पढ़ी होगी। अच्छा, तो फ्रॉइड ने जो स्टेजेस दिए, क्या स्टेजेस दिए? 5 स्टेजेस। बेसिक पहला ही है यार, अब पहला ही मैं बता दूंगी तो ओरल, एनल, फैलिक, हाँ ओरल, एनल, फैलिक है ना, लेटेंसी, जेनिटल नहीं पढ़ा? 5 स्टेजेस। तो अच्छा, फर्स्ट स्टेज जो होती है दैट्स कॉल्ड द ओरल स्टेज। अब लेटर ऑन इन योर क्लासेस whoever teaches you they'll teach, अब सुन लो सर, सुन लो, लेटर ऑन व्हेन यू स्टडी तो आपको कोई अच्छे से इन डेप्थ पढ़ाएगा, पर बेसिक चीज़ ये है कि ओरल स्टेज होती है, उसमें हमारा फ्रॉइड क्या कहते हैं कि हर एक स्टेज होती है, स्टेज को आपको पास करना होता है। स्टेज अगर आप सक्सेसफुली पास नहीं करते तो आप उसी स्टेज में रह जाते हो, उसी स्टेज में अगर आप रह जाते हो तो कुछ हैबिट्स हो जाती है। ओरल स्टेज में जो रह जाता है उसको कहते हैं ओरल फिक्सेशन। इफ समबडी इज ओरली फिक्सेटेड, उसमें भी 2 चीज़ें होती है, ओरल सडेस्टिक एंड ओरल बाइटिंग। ओरल, हाँ ओरल सडेस्टिक एंड ओरल बाइटिंग। तब एक होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्पनसेट करते हैं तो वो सडेस्टिक हो जाता है, अंडर कॉम्पनसेट करते हैं तो वो बाइटिंग हो जाता है। अब इसमें क्या कहता है फ्रॉइड कि जहाँ लोग बहुत ओवर कॉम्पनसेट कर लेते हैं तो अ लॉट ऑफ देम दे लाइक ओरल स्टिमुलेशन, सिगरेट, अल्कोहल, दे आर वेरी sarcastic in the ways they speak, ठीक है, they like to talk a lot and हाँ, फ्रॉइड की थ्योरी फिजिकल पे है? नहीं, इट्स इन अनकॉन्शियस प्रोसेसेस है, ये सारे अनकॉन्शियस प्रोसेस है। तो इन दैट थ्योरी अगर आप कह रहे हो कि दिस पर्सन इज नॉट एन एंग्शियस पर्सन, तो वन कैन से कि मे बी दे आर ओरली फिक्सेटेड इफ दे कॉन्स्टेंटली लाइक टू बाइट देयर नेल्स। ठीक है, अब सवाल पूछा था तो आंसर लिया करो। अब वापस आ जाते हैं, वी वर डूइंग ट्राइकोटिलोमेनिया एंड एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन इज बेसिकली पिकिंग ऑफ स्किन, ऑल्सो कम्स अंडर ओसीडी। अब पहले ओसीडी एंजाइटी के अंडर था, अब ओसीडी को जब से हमने एक प्रॉपर अलग से कैटेगरी बनाई तो वी हैव सो मेनी अदर थिंग्स दैट कम अंडर इट एंड ऑल ऑफ दीज ओनली हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बेटर। वरना अगर जितनी ब्रॉड चीज़ होगी उतनी ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन होगा, उतनी ज़्यादा हम सोचेंगे कि ये आ सकता है, ये नहीं आ सकता। जितनी चीज़ स्पेसिफिक होती रहेगी उतनी ज़्यादा आपके लिए डायग्नोज करने में आसान होता रहेगा, उतना उस चीज़ को समझने में आपको आसान होता रहेगा। अब ओसीडी आप इन 4 चीज़ों के थ्रू ज़्यादा ईजिली समझ सकते हो ना, रैदर देन कि हाँ ऑब्सेशन होते हैं, कंपल्शन होते हैं। थिंक ऑफ दीज 4 थिंग्स, दीज आर द मोस्ट बेसिक वेज दैट ओसीडी मैनिफेस्ट। समझ आया?
कुछ कंफ्यूजन? सवाल पूछूंगी तो आएगा? चलो, योर क्लास इज ऑल्सो एक और चीज़ कर लेते हैं. सो वी हैव डन अ लॉट अबाउट डिसऑर्डर, बट इसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? इफ समबडी कम्स टू यू, व्हाट थेरेपी ट्रीटमेंट विल यू टेक? सिर्फ डिसऑर्डर्स थोड़ा पढ़ने, उनको ट्रीट भी तो करना है. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड there is a therapy called exposure and response prevention. तो as the name suggests, हमारा जो क्लाइंट होता है उनकी जो भी इरेशनल या ऑब्सेसिव थॉट होती है जो उन्हें बहुत ज़्यादा वरी करती है, हम स्लोली धीरे धीरे उनको उस थॉट से एक्सपोज करते हैं. वी आस्क देम टू थिंक अबाउट इट और इमेजिन इट. अब जिस चीज़ से आप डर रहे हो, आपको अगर आपका थेरेपिस्ट को कह रहा है इमेजिन करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली वापस यू विल बी इन दैट स्टेज. एंड जैसे ही ऑब्सेशन आएगा तो क्या आएगा? कंपल्शन आएगा. वरी आएगी तो यू वांट टू रिलीज दैट वरी, यू वांट टू मेक दैट वरी लेस. तो देन यू विल इंडल्ज इन द कंपल्सिव एक्ट. बट एज अ थेरेपिस्ट आप क्या करते हो? आप पहले उन्हें एक्सपोज करते हो, देन रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो भी उनकी कंपल्सिव एक्ट है, आप उनको धीरे धीरे सिखाते हो कि यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस. आप उनको थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे थॉट स्टॉपिंग होती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है, स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक होती है, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स आप उनके उस रिस्पॉन्स को प्रिवेंट करते हो. क्योंकि अच्छा, बिहेवियर थ्योरी हमने पढ़ी थी ना, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग. उसमें हम क्या कहते हैं? जो अनवांटेड बिहेवियर होता है, अगर हम उसको रीइंफोर्स करते रहे, उसको रिवॉर्ड करते रहे, तो वो बिहेवियर और ज़्यादा होगा. उस बिहेवियर को अगर हम एक और भी, जैसे बहुत बार कहते हैं ना कि अगर कोई बहुत शैतानी कर रहा है तो उसे इग्नोर करो. डांटने की भी ज़रूरत नहीं है, इग्नोर करो बच्चे को, तो वो अपने आप आफ्टर सम टाइम वो बिहेवियर कम होता रहेगा. तो सिमिलरली here what we do, we give our patient some techniques and हम उनके साथ बैठ के उनकी हेल्प करते हैं कि कैसे जब भी ऐसी थॉट्स, ऐसे ऑब्सेशन से वो एक्सपोज हो, वो थॉट्स उनके दिमाग में आए, एक कंपल्सिव एक्ट कैसे नहीं करनी है, उस रिचुअल में कैसे इंडल्ज नहीं कर रहे. जितना ज़्यादा वो उस रिचुअल को कम करेंगे, कैन वी एज्यूम कि अभी तक वो रिचुअल उनके ऑब्सेशन को रीइंफोर्स करे जा रहा था कि हाँ, आपको पता है कि अगर मैं, जैसे कि मूड ख़राब है तो आइसक्रीम खानी है. अब आपने ये थॉट बना लिया, अब जब भी आपका मूड ख़राब होता है आप आइसक्रीम खाते हो. अब मे बी आइसक्रीम साथ केक्स एंड जंक फूड एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है. देन यू स्लोली रियलाइज़ कि सिर्फ बहुत ज़्यादा मूड नहीं, थोड़ा सा भी मूड इधर से उधर होता है, यू स्टार्ट ईटिंग जंक फूड. देन यू वॉन्ट कि आई वॉन्ट टू लूज वेट, आई वॉन्ट टू बिकम मस्कुलर, आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू बी दैट. अब डज दिस अलाइन विद योर गोल? इट डजेंट. अब आपको आपका ट्रेनर या एज अ थेरेपिस्ट भी आप उनको क्या बोलोगे कि आपको एक हेल्दी वे, कोपिंग मैकेनिज्म अडॉप्ट करना चाहिए. आप हर बार जब दुखी होगे तो बहुत सारा जंक फूड खाओगे, तो आपका मतलब हाउ विल यू बी एबल टू रीच योर गोल? यू वोंट ना. तो हम उनके वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर जो है उसको धीरे धीरे अडेप्टिव बिहेवियर से चेंज करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप जब भी आप इतने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो, स्टॉप, डोंट एकदम से थिंक कि मैं सीधा जाके आइसक्रीम खाऊंगा. डू अदर टेक्निक्स. आप उन्हें स्ट्रेस इनोकुलेशन टेक्निक सिखाते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हो, ताकि धीरे धीरे उनका स्ट्रेस रिस्पॉन्स चेंज हो. सिमिलरली यहाँ पे भी से कि जब भी आपके वो ऑब्सेसिव थॉट आता है, हम कोशिश करते हैं कि स्लोली उनकी भी वो कंपल्सिव एक्ट है वो चेंज हो. वो कंपल्सिव एक्ट जाएगी तो उनके ऑब्सेशन भी हम धीरे धीरे कम कर पाएंगे, उसको कंट्रोल कर पाएंगे. एंड द मोमेंट क्लाइंट फील्स कि उनकी प्रॉब्लम उनके कंट्रोल में है, उनके थॉट उनके कंट्रोल में है, हाफ द बैटल इज वॉन. ठीक है. व्हेन वी फील कि वी कंट्रोल आवरसेल्व्स नॉट समथिंग एल्स, मतलब तो हम खुद डिसिप्लिन आ जाता है ना, देन वी आर एबल टू डील विद इट. सो दैट इज व्हाट वी डू इन एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, विच इज अ थेरेपी टेक्निक फॉर OCD. एंड डन. क्या फिल नहीं करी अटेंडेंस शीट?